everyone, Prachi Paliwal this side. कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. Okay, so today we are going to study the topic demand. So with Prachi ma'am आज आप लोग पढ़ने वाले हैं topic demand. उसमें हम लोग 3 बातें पढ़ेंगे, meaning of demand, factors affecting demand and types of demand. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन हम लोग पढ़ना. इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं. वो स्लाइड की मदद से आज हम लोग डिमांड टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं. व्हाट इज डिमांड? डिमांड पढ़ने के लिए पहले डिमांड क्या है वो पता होना भी तो जरूरी है. उससे पहले डिमांड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों को पता है कि डिजायर क्या होता है? हाँ मैम, पता है डिजायर क्या होता है. और अभी तक के हम सब लोगों को ये लगता था कि डिजायर और डिमांड इज द सेम थिंग. मुझे भी यही लगता था कि डिजायर और डिमांड क्या है, सेम थिंग है. बट एक्चुअली इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिजायर और डिमांड में एक स्लाइट डिफरेंस है. दोनों सेम नहीं है. ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ हद तक के सिमिलैरिटीज है. तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि दोनों में फर्क क्या है. ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर. तो डिजायर इज नथिंग बट मेयर विश, मतलब सिर्फ मेरी एक इच्छा. सिर्फ मेरी एक इच्छा इज ऑल अबाउट डिजायर. जो मेरी सोच है, जो मैं इमेजिन करती हूँ, मेरी एक सिर्फ मेयर अ विश इज नोन एज डिजायर. तो मैम डिमांड भी तो वही होता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा? डिजायर भी वही है, डिमांड भी वही है. नहीं, डिमांड के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे. इसका मतलब डिमांड, डिजायर को डिमांड होने के लिए डिजायर के साथ साथ दो और चीजों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, मतलब एक डिजायर को आप डिमांड कब करोगे कि जब उसके साथ साथ डिजायर भी हो और उसमें विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे भी हो. मैम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिए. श्योर. देखिए, एक डिजायर डिमांड तब बनती है जब आपके पॉकेट में पैसे हो और वो पैसे को खर्चा करने की आपकी इच्छा हो, तभी एक डिजायर क्या बनती है, डिमांड बनती है. डिजायर कुछ नहीं, एक सिर्फ एक मेरी सोच है, मेरी इच्छा है. इच्छाएं तो अनगिनत होती है, पर हर इच्छा को हम पूरी थोड़ी करते हैं. तो जिस इच्छा को हम पूरी करते हैं उसको हम कहते हैं डिमांड, और जो सिर्फ हमारी एक इच्छा है उसको हम कहते हैं डिजायर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बेगर का BMW के सपने देखना इज व्हाट इज अ डिजायर. बट एक डॉक्टर अगर सोचता है कि उसको एक BMW चाहिए और उसको अगर वो खरीदता है तो उसको हम कहते हैं डिमांड. तो जो सिर्फ सोचा जाता है वो होता है डिजायर, और जो पूरा किया जाता है उसको हम कहते हैं डिमांड. समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो एक डिजायर को डिमांड होने के लिए जेब में पैसे होने की भी बहुत जरूरत है और मन में पैसे खर्चा करने की इच्छा रखने की भी बहुत जरूरत है. समझ में आया? तो एक डिमांड कब बनती है? जब उसमें डिजायर होता है, विलिंगनेस टू पे होता है, एबिलिटी टू पे होता है. पिक्चर देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डिमांड. कंसेप्ट ऑफ डिमांड में दो बातें हैं कि डिमांड इज अ रिलेटेड कंसेप्ट, और डिमांड दो चीजों से रिलेट करता है, एक टाइम और दूसरा प्राइस. टाइम और प्राइस से डिमांड क्या करता है, रिलेट करता है. ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को आप डिमांड करते हो तो समय के अनुसार करते हो और प्राइस के अनुसार भी करते हो. किसी भी चीज को डिमांड करते समय आप दो चीजें बहुत ध्यान में रखते हो, एक समय और दूसरा उसकी कीमत. बिना कीमत के आप कभी भी किसी भी चीज की डिमांड नहीं करते. तो डिमांड दोनों चीजों से रिलेट करता है, समय से भी और कीमत से भी. द डिमांड इज रिलेटेड टुवर्ड्स प्राइस एंड टाइम. It is related to both price and time. That's why it is said that कि demand is a related concept. ठीक है, चलिए. To be proceed further, next topic is schedule of demand. Schedule of demand में दो बातें हैं, एक individual demand और दूसरा market demand. ये दोनों चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले schedule of demand मैम है क्या? तो schedule of demand एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप को स्केड्यूल ऑफ डिमांड क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. दो तरीकों से, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड. तो चलिए हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है.
उसमें सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल डिमांड। नाम ही क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल मतलब कुछ भी एक चीज की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल डिमांड टॉक्स अबाउट कि एक अकेला व्यक्ति अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। अ इंडिविजुअल पर्सन, हाउ डज ही रिएक्ट टूवर्ड्स द चेंजिंग प्राइसेस। इंडिविजुअल पर्सन कैसे रिएक्ट करता है अगर प्राइस चेंज होती है तो। देखिए हम मीनिंग भी पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्राइस। मतलब क्या कि इंडिविजुअल डिमांड एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्राइस। समझ में आया? इंडिविजुअल डिमांड एक्सप्लेन्स डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर विद द चेंजिंग प्राइस। मतलब ही कि अलग अलग प्राइस पे एक अकेला कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वहां पे। देखिए एक आपको स्केड्यूल दिया हुआ है। टेबल को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में स्केड्यूल कहा जाता है। देखिए प्राइस दी हुई है आपको पर केजी और साइड में आपको एक कंज्यूमर ए दिया हुआ है। देखिए आपको ये पर्सन दिख रहा है, ये है आपका कंज्यूमर ए, ठीक है। तो जैसे इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही तो हम क्या कह रहे हैं? एक कंज्यूमर, ये एक कंज्यूमर दिया हुआ है। अब इसके एंगल से हमको बात करना है। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए शॉप पर जाते हैं शुगर खरीदने। जब फर्स्ट मंथ में मिस्टर ए शुगर खरीदने गए तो शुगर की प्राइस थी 1 रुपीज पर केजी। तो मिस्टर ए ने 50 केजी शुगर खरीद ली जब 1 रुपीज पर केजी था। सेकेंड मंथ में जब मिस्टर ए गए तो प्राइस शुगर की बढ़ के हो गई 2 रुपए। तो मिस्टर ए ने बोला अरे बाप रे 2 रुपए हो गई क्या? मैं तो 1 ही रुपए समझ रहा था। अब 2 रुपए अगर शुगर हो गई है तो मैं 50 किलो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अब महंगी हो गई है तो मैं शुगर कम खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, प्राइस बढ़ गई। तो जब 2 रुपए शुगर हुई तो मिस्टर ए ने 40 केजी खरीदा। जब 3 रुपए शुगर हुई तो 30 केजी खरीदा। जब 4 रुपए हुई तो 20 केजी खरीदा। जब 5 रुपए हुई तो 10 केजी खरीदा। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी डिमांड को कम कर दिया। तो यही तो इंडिविजुअल डिमांड का कंसेप्ट है कि एक अकेला कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे ही इससे अपना कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही थी, जैसे ही प्राइस चेंज हो रही थी तो मिस्टर ए भी अपनी डिमांड को चेंज कर रहे थे। प्राइस बढ़ रही थी तो मिस्टर ए ने अपनी डिमांड को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। और मैम अगर उल्टा हुआ तो प्राइस अगर कम हुई तो मिस्टर ए अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होती है वैसे वैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी डिमांड को भी चेंज करता है। तो इंडिविजुअल डिमांड का कहना है ये है कि एक अकेला कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। और उसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम करता है, और प्राइस अगर कम होती है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या करता है? बढ़ाता है। तो रिलेशनशिप कैसी हुई? रिलेशनशिप हुई इनवर्स। देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे ग्राफ के बाजू में। प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब रिलेशनशिप कैसा है? अपोजिट है, इनवर्स है। एक बढ़ता तो दूसरा कम होता। तो जब एक बढ़ता और दूसरा कम होता है तो उसके लिए ये स्केड्यूल को देख के ही हमने क्या बनाया बेटा? एक ग्राफ बनाया है। तो वो ग्राफ आप देख रहे होंगे कि जो कर्व है, डिमांड कर्व जो है, जो येलो लाइन है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होने का रीजन पता है आपको क्या है? क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब कभी भी प्राइस और डिमांड के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा तो आपका डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और डिमांड कर्व मतलब क्या? दैट येलो लाइन, ये डीडी, ये येलो लाइन, ये जो येलो लाइन है जो डाउनवर्ड जा रही है डीडी, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। और ये कैसी जा रही है? नीचे जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होने का रीजन क्या है? कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं द
DD curve is downward sloping from left to right due to inverse relationship between प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग पढ़ा कि एक अकेला कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। उसी को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जो कि स्केड्यूल में दिया हुआ है, वो टेबल, और उसी टेबल की मदद से हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। जहां कहीं पे भी स्केड्यूल होता है वहीं पे उसका ग्राफ भी होता है, ठीक है। तो जिसका हमने स्केड्यूल बनाया उसी का हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, और ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ में आया? तो ये आपका क्या था, इंडिविजुअल डिमांड था। नेक्स्ट अब आपका आता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट मतलब एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन। मार्केट का मतलब ही क्या होता है, मार्केट मतलब क्या, एक से ज्यादा लोग। तो इंडिविजुअल डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि एक अकेला व्यक्ति अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। वैसे ही हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक से ज्यादा व्यक्ति अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। More than one person, how does they react towards the changing prices? समझ में? How does all the consumer reacts towards the changing prices? What the word I am using? All, not individual. I am using the word all. हम उसको highlight भी करेंगे, all. देखिए हम उसको क्या कर रहे हैं, highlight भी कर रहे हैं कि how does all the consumers reacts towards the changing prices। मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। समझ में आया? चलिए एक बार मीनिंग पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड स्केड्यूल एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड प्राइस। कि एक से ज्यादा कंज्यूमर्स का चेंजिंग प्राइस पे क्या रिएक्शन रहता है। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केड्यूल की हेल्प लेंगे। देखिए स्केड्यूल बना हुआ है। प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीजिंग। आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ऑफ द शुगर क्या है, इंक्रीजिंग है। 1 2 3 4 5 एंड देयर आर मोर देन वन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। सबसे पहले कंज्यूमर ए की बात करते हैं। कंज्यूमर ए अपनी डिमांड को क्या कर रहा है, मैम कम कर रहा है। कंज्यूमर बी अपनी डिमांड को क्या कर रहा है, मैम कम कर रहा है। कंज्यूमर सी अपनी डिमांड को क्या कर रहा है, मैम कम कर रहा है। यानी इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कभी भी मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो सारे कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। समझ में आया? इससे हमको मार्केट डिमांड के बारे में पता पड़ता है कि मार्केट में कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है सारे कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और एट लास्ट कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A प्लस बी प्लस सी की डिमांड को हम प्लस कर देते हैं तो हमको मिलती है टोटल डिमांड। क्या मिलती है, टोटल डिमांड। कि सारे कंज्यूमर्स अगर प्राइस बढ़ती या कम होती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो टोटल डिमांड का कंक्लूजन भी क्या है कि टोटल डिमांड भी क्या हो रही है बेटा, आपकी कम ही हो रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या होगी बेटा, टोटल डिमांड क्या होगी, कम होगी। और टोटल डिमांड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा कंज्यूमर्स की क्या है बेटा, डिमांड इन्वॉल्व है। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था जिस चीज का स्केड्यूल उस चीज का क्या होता है, ग्राफ। तो विद द हेल्प ऑफ टोटल डिमांड एंड प्राइस हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, ग्राफ बनाया, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या है आपका, प्राइस है। एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, टोटल मार्केट डिमांड है। आपने प्लॉटिंग कर ली और आपका क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया। ये जो येलो लाइन है आपकी, ये आपकी क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है। और आप वापस से देख रहे होंगे डिमांड कर्व कैसा है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, वाइस वर्सा।
समझ में आया? तो सेम एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व के लिए भी लिख सकते हैं। द मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? तो ये आपका क्या था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम लोगों का शेड्यूल ऑफ डिमांड क्या होता है, खत्म होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, कि जहाँ पे एक अकेला कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज्यादा कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? गुड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण डिमांड अफेक्ट होता है। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण डिमांड चेंज होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण डिमांड क्या होता है, अफेक्ट होता है, चेंज होता है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण डिमांड अफेक्ट होती है और डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। तो ऐसे वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि डिमांड किस किस कारणों की वजह से चेंज होती है। सबसे पहले आता है प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस के साथ, प्राइस के कारण तो डिमांड अफेक्ट होनी ही होनी है, क्योंकि प्राइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रायर फैक्टर जिसके कारण क्या होता है, आपकी डिमांड अफेक्ट होती है। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये बिल्कुल आप लोगों का सोच के बनाई है, एकदम शॉर्ट में, कि आप लोगों को याद भी रहे, समझ में भी आ जाए, और कभी भी रिकॉल करना रहे तो आप ये पिक्चर, ये स्लाइड हमेशा रिकॉल कर लीजिए अपने दिमाग में, आपको फट से याद आ जाएगा कि कहना क्या है। एकदम सिंपल शॉर्ट में मैंने कुछ एरोज की मदद ली है, कुछ टर्म्स की मदद ली है आपको समझने के लिए। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर है प्राइस। सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर टू द डिमांड है प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए, एक कंज्यूमर के एंगल से सोचिए। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। क्या बोला मैंने? प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। सेम वहां पे एरोज भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर, ऑब्वियस सी बात है, इनकम भी तो अपने डिमांड को अफेक्ट करती है ना राजा, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी इनकम रहेगी उस हिसाब से आपकी डिमांड रहेगी। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। तो देखिए, आय यानी आपकी इनकम, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। समझ में आया बेटा आप लोगों को? इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। ठीक है, इस तरीके से इनकम भी आपके डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। थर्ड, पॉपुलेशन। वेरी ऑब्वियस, लोग अगर ज्यादा रहेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, लोग अगर कम रहेंगे तो डिमांड कम होगी। बराबर? समझ में? अरे ध्यान दो रे राजा, इधर उधर मत देखो, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इसे फटाफट आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। ठीक है, टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस, इन चीजों के ऊपर भी आपकी डिमांड क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है, जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, जिस चीज को लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो चीज का लोगों के अंदर अभी टेस्ट है, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, और जो चीजों में ऐसा नहीं रहता उनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। जैसे अभी स्नीकर्स का फैशन बहुत चला था, मोमोज का फैशन बहुत चला है, बेल बॉटम का फैशन पहले था अब नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी चीजों की डिमांड क्रिएट होती है। जैसे पहले के एरा में अगर हम देखें तो हीरो लोग बेल बॉटम पैंट पहनते थे, अमिताभ बच्चन वगैरह, अब वो नहीं चलती। उस समय टेस्ट था तो डिमांड थी, अब टेस्ट नहीं है तो डिमांड नहीं है। ठीक है, तो लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स पे भी डिमांड डिपेंड करती है। जिस तरीके से लोगों का टेस्ट एंड हैबिट, प्रेफरेंसेस चेंज होगा, डिमांड भी अफेक्ट होगी। ऐसा ही कुछ लिखा है क्या वहां पे? अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, डिमांड चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, ऑप्शनल यूज होते हैं। जैसे अगर मुझे टी नहीं मिल रही तो आई विल गो फॉर कॉफी, कॉफी नहीं मिल रही तो आई विल गो फॉर टी। मतलब द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के ऑप्शन के तौर पे यूज होते हैं, जगह पे यूज होते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो मैम इसका डिमांड से क्या लेना देना, चलिए पढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं फिर आई विल एक्सप्लेन। Substitute goods, goods which are used instead of each other affects the demand of a commodity। जैसे कैसा होता है, अगर दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं तो एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी, देखिए आप यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, टी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, यानी एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स के डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये सेम चीज आप लोग भी लिख लीजिएगा कि अगर प्राइस टी की बढ़ती है तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी, एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि जो गुड्स एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, ठीक है, हम साथ साथ है वाले गुड्स, मियाँ बीवी गुड्स जो एक दूसरे के बिना चलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। इंक के बिना पेन नहीं चल सकता, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। तो यहाँ पे भी एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो आप कार नहीं खरीदेंगे। अगर पेट्रोल अगर बहुत ज्यादा उसकी प्राइस अगर बढ़ गई है तो आप कार को नहीं खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है बाबा, अब मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पेट्रोल की प्राइस के कारण आपकी कार की डिमांड क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड। समझ में आया क्या? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे के जगह पे यूज होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन बात ये है कि एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्या बोला मैंने? एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। समझ में आया? चलिए एडवर्टीजमेंट, हाँ एडवर्टीजमेंट भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। एडवर्टीजमेंट ज्यादा करोगे तो डिमांड ज्यादा होगी, एडवर्टीजमेंट कम करोगे तो डिमांड कम होगी। तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, एडवर्टीजमेंट कम तो डिमांड कम। समझ में आया बेटा आप लोगों को? समझा? चलिए फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस का मतलब क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि फ्यूचर प्राइसेस के बारे में सोच के आप आज की डिमांड को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो। मतलब फ्यूचर की प्राइस को सोच के आज की डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए अभी दिवाली आने वाली, तो दिवाली आने वाली तो ये समझ में आया कि यार शक्कर तो बहुत महंगी हो जाएगी, अनाज बहुत महंगा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, फ्यूचर में अगर चीजें महंगी होने वाली है तो उसको हम आज ही खरीद लेते हैं। यानी फ्यूचर की प्राइस का सोच के मैंने आज की डिमांड को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। तो आज मैं ज्यादा डिमांड करूंगी फ्यूचर की प्राइस को सोच के, और फ्यूचर में कम डिमांड करूंगी फ्यूचर की प्राइस को सोच के। मतलब आज की डिमांड अफेक्ट हो रही है ड्यू टू फ्यूचर प्राइसेस। तो फ्यूचर प्राइसेस के कारण भी आपकी आज की डिमांड क्या होती है बेटा, अफेक्ट होती है। देखिए क्या लिखा है, future prices affects the demand of the commodity. Example, if the price will rise in the future, the demand will increase in present. वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। चलिए नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ टैक्सेशन। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगी, और टैक्स कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगी। किसको ज्यादा टैक्स पे करना अच्छा लगता है? टैक्स अगर ज्यादा तो डिमांड कम, और टैक्स अगर कम तो डिमांड ज्यादा। ठीक।
एट द लास्ट फैक्टर है ये अदर फैक्टर्स। बहुत सारी ऐसी अदर चीजें भी हैं जिसके कारण आपका डिमांड अफेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशंस, सीजन्स के अकॉर्डिंगली भी, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली भी डिमांड क्रिएट होती है। रेनी सीजन है तो रेन कोट, समर सीजन है तो समर कोट, विंटर सीजन है तो जैकेट। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिमांड क्रिएट होती है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, यस, टेक्नोलॉजी चेंजेस के अकॉर्डिंगली भी डिमांड क्रिएट होती है। जैसे अब कीपैड फोन कोई यूज नहीं करता, सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो सब स्मार्टफोन की डिमांड करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज। गवर्नमेंट पॉलिसी, यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली भी डिमांड चेंज होती है। टैक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी जिस हिसाब से चेंज करता है, लाता है, या कोई भी अदर पॉलिसी के कारण भी डिमांड कम ज्यादा होती है। एंड द लास्ट वन इज कस्टम एंड ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, फंक्शंस, ये सब के अकॉर्डिंगली भी डिमांड क्रिएट होती है। वेडिंग का सीजन है तो चीज़ों की डिमांड क्रिएट होगी, मेहंदी, हलवाई, भवन, ये वो। वेडिंग सीजन नहीं है तो क्रिएट नहीं होगी। दिवाली आ रही है तो पटाखों की डिमांड होगी, होली आ रही है तो कलर की डिमांड होगी। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के कारण भी डिमांड चेंज अफेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं बेटा, खत्म होते हैं। ये सारी बातें क्या थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपके डिमांड को क्या करती हैं, चेंज करती हैं। ठीक है, चलो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ डिमांड। आज के लेक्चर का हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। 5 तरीके की डिमांड होती है। कितने तरीके की डिमांड होती है, 5। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। ये तो मैं साथ ही साथ लर्न भी करवा देती हूँ, और आप आगे इसके साथ और मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी लर्न करवा दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग रिवीजन करना शुरू करते हैं, और मेरी आदत है कि मैं हर लेक्चर में एक लास्ट लेक्चर का रिवीजन तो लेती ही हूँ। ठीक है, चलिए, तो कितने टाइप्स की डिमांड होते हैं, टेली फास्ट। 5 तरीके के डिमांड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। कैसे याद रखेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। वन बाय वन सबके मीनिंग देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है आपको डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब ये होता है जिसको आप डायरेक्टली डिमांड करते हो, जिसकी कंज्यूमर के पास डायरेक्ट डिमांड होती है, और कंज्यूमर को अपनी वो डिमांड को, अपनी वो वांट को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। कंज्यूमर जो गुड्स की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर जो गुड्स की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, सर, डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ नीड्स ऑफ कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें कंज्यूमर्स डायरेक्टली डिमांड करते हैं, जाके खरीद लिया, कंज्यूम कर लिया, डायरेक्ट डिमांड। सेकेंड, इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब मैं एक ऐसी चीज की डिमांड कर रही हूँ जो मुझे किसी और चीज का प्रोडक्शन करने के लिए काम में आने वाला है। नहीं समझ में आया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, वाया डिमांड। सुनिए, अब जैसे आपको मनाली जाना है, मनाली जाना तो कूद के मनाली तो नहीं पहुंच जाओगे, मनाली जाने के लिए यू हैव टू गो दिल्ली फर्स्ट। ठीक है, तो दिल्ली की डिमांड आपने क्यों करी, क्योंकि आपको मनाली जाना है, तो डिमांड फॉर दिल्ली इज इनडायरेक्ट डिमांड विच इज डन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दैट रीचिंग मनाली। मनाली पहुंचने के लिए आपको एक इनडायरेक्ट डिमांड का करना बहुत ही आवश्यक था, दैट इज गोइंग टू दिल्ली, एंड दिल्ली के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, मनाली जाएंगे। समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है खेती बाड़ी, तो मैं डिमांड कर रही हूँ लेबर की, मेरा मेन पर्पस क्या है, खेती बाड़ी करना। वो खेती बाड़ी करने पर्पस को पूरा करने के लिए, खेती बाड़ी करने के पर्पस को पूरा करने के लिए मैं डिमांड कर रही हूँ लेबर की। लेबर मतलब वर्कर्स की। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिमांड फॉर वर्कर्स क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड है, जो मेरी खेती बाड़ी करने की डिमांड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मेरे फर्दर डिमांड को पूरा करने के लिए जो डिमांड मैं करती हूँ उसको इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं।
फर्दर डिमांड को पूरा करने के लिए जो डिमांड्स को मैं करती हूँ उसको इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। खेती बाड़ी के काम को करने के लिए लेबर की डिमांड करी, पैसों की डिमांड करी, टेक्नोलॉजी की डिमांड करी, ये सारी डिमांड्स इनडायरेक्ट डिमांड कहलाती है। समझ में आया क्या? डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, मैं भी तो प्रोड्यूसर ही थी, प्रोड्यूसर्स गुड मेरे लिए क्या थे? लेबर, लेबर को क्यों डिमांड कर रही हूँ? क्योंकि खेती बाड़ी करनी, समझ में? इनडायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर लेबर इन बिस्किट फैक्ट्रीज अ डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड जो है वो इनडायरेक्ट डिमांड का दूसरा नाम है। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिराइव्ड डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया बेटा आप लोगों को? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जहां पे आप गुड्स को एक साथ डिमांड करते हो। इफ आई वांट टू मेक अ टी, आई विल डिमांड फॉर टी पाउडर, आई विल डिमांड फॉर मिल्क, आई विल डिमांड फॉर जिंजर, आई विल डिमांड फॉर शुगर। तो एक टी बनाने के लिए ये सारी चीजों की डिमांड मेरे को करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं जॉइंट डिमांड। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कार एंड पेट्रोल। तो अगर मैं कार की डिमांड कर रही हूँ तो पेट्रोल की डिमांड भी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी ना राजा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के बिना तो कार चलेगी ही नहीं। समझ में? एक डिमांड को पूरा करने के लिए जब आपको दो चीजों की डिमांड करनी पड़ती है तो उसको हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। समझ में आया? नेक्स्ट, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जहां पे एक चीज आपकी बहुत सारी डिमांड्स को क्या कर रही? पूरा कर रही। मल्टीपर्पज थिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एक चीज आपकी बहुत सारी डिमांड्स को क्या कर रही है बेटा? पूरा कर रही है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत सारी डिमांड्स को क्या करती है? पूरा करती है। लाइट देती है, चार्जर, एसी, कूलर, पंखा, लैपटॉप, कितनी सारी चीजें, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट डिमांड। एक चीज आपकी बहुत सारी डिमांड को जब पूरा करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट डिमांड। लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, डिमांड ऑफ गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट विथ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग तो मेरे बच्चे को पता है क्या? जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। तो जब आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, क्योंकि वो दो गुड्स में एक क्या है बेटा? आपस में कॉम्पिटिशन है। टी और कॉफी में आपस में क्या है? कॉम्पिटिशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्योंकि एक की अगर प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। समझ में आया क्या? समझा? तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है विथ 3 थिंग्स। क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में हम लोग। आइए बेटा साथ में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिमांड और डिजायर। डिजायर इज मेरा विश एंड डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद शेड्यूल ऑफ डिमांड। उसमें दो बातें, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक अकेला कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट डिमांड, एक से ज्यादा कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी डिमांड को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। उसमें 10 बातें हम लोगों ने पढ़ी। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड में कितनी बातें? 5 बातें। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे की बातों के साथ। जब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा, बाय बाय। डिमांड को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ। और इस पेंडेमिक का ध्यान रखते हुए आप लोग प्लीज सेफ रहिए गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा, बाय बाय।